कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री यू थान श्वे से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा पर हिंसा के असर पर चिंता व्यक्त की। हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव होंगे। और खेलों में हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करना उनकी प्राथमिकता होगी। 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा, संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए हैं। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला की दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्ष में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबका विश्वास है कि देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों के आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता अध्यक्ष की एक प्रमुख विशेषता है और उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्यों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान मत विभाजन की मांग को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसके लिए किसी तरह की औपचारिक मांग ही नहीं की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की लोकसभा में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि वो कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया था। इस दौरान सदन में कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन इसके बारे में आज के युवाओं को जानना आवश्यक है। आपातकाल एक ऐसा उदाहरण है जब संविधान को कुचलकर जनता की राय को दबा दिया गया था। इस दौरान संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था।
जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। मतदाता 25 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इन सूचियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। संशोधित मतदाता सूचियां 19 अगस्त तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में इस वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। नागालैंड में आज शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए भी आज ही वोट डाले गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कुछ ही घंटे पहले उन्हें धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में एजेंसी की पूछताछ के बाद सीबीआई को श्री केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सुरक्षा बलों की सहायता से पुलिस ने सीनो पंचायत के एक गांव में एक तलाशी अभियान चलाया। वहां मिट्टी के कच्चे मकान में छिपे आतंकवादियों ने बाहर आकर तलाशी दलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। आज दोपहर बाद 2 और आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। मारे गए 3 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से अमेरिका में निर्मित 2 M4 राइफल और एक कलाश्निकोव सहित कुछ हथियार गोला बारूद मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम नीट पेपर लीक मामले में जांच करने के लिए झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल गई। उसने पेपर लीक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक से पूछताछ की। उन्होंने सीबीआई को बताया कि लीक हुए प्रश्न पत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सीबीआई और पूछताछ करने के लिए प्रधानाचार्य को अपने साथ ले गई। प्रधानाचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग के विद्यालय के शहर के समन्वयक थे। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की। इस बैंक में कुछ प्रश्न पत्र रखे गए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टिक्रेंट चेफ रॉकेट सौंपा। जोधपुर में DRDO की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित ये विशिष्ट तकनीक माध्यम से दूरी के चेफ रॉकेट में विशेष प्रकार के रेशों का संयोजन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। समाचार संध्या में आपका है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय सीमा पर म्यांमार में जारी हिंसा और अस्थिरता पर भारत की गहरी चिंता को लेकर म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की है। डॉक्टर जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान शुई के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस स्थिति से निपटने में सभी हितधारकों को शामिल करने का इच्छुक है। उत्तर अटलांटिक परिषद ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नाटो ने आज एक वक्तव्य में कहा कि मार्क रूटे 1 अक्टूबर से ये कार्यभार संभालेंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति ने 19 जून को नाटो के महासचिव पद की दौड़ से अपना नाम वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की थी। इस कारण मार्क रूटे को सभी 32 सदस्य देशों का समर्थन मिला। पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउंडवाची की बातचीत बैठक के दौरान उन्हें अनुसंधान दस्तावेज सौंपा गया।
विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सभी के साथ बेहतर समन्वय अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिन में तेज बारिश होने की संभावना है। 27 से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। 28 से 30 जून के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंस गए हैं। इंजीनियर बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष यान उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगा। अंतरिक्ष प्रयोगशाला पर मूल रूप से 8 दिन बिताने का समय निर्धारित था। दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS पर 6 जून को पहुंचे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की आज घोषणा कर दी गई। 16 सदस्यीय टीम में हरमनप्रीत सिंह कप्तान और हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। पिछले ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके गोलकीपर PR सुजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम में हैं। टीम में 5 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक्स में खेलेंगे। इनमें जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह शामिल हैं। गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच ट्रिनिडाड में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल रात 8 बजे गयाना में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। विश्व कप का फाइनल शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत के परमाणु प्रक्षेपण की विशिष्टता पहले प्रयोग नहीं और व्यापक प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित है। जनरल चौहान नई दिल्ली में एक सेमिनार में परमाणु रणनीति, समकालीन विकास और भविष्य की संभावनाएं विषय पर प्रमुख भाषण दे रहे थे। उन्होंने पारंपरिक युद्ध की बदलती प्रकृति और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का खतरा एक बार फिर भू राजनीतिक परिदृश्य में केंद्रित हो रहा है। अंत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की CBI हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री यू थान शुए से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा पर हिंसा के असर पर चिंता व्यक्त की। हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव होंगे। और खेलों में हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही This is Akash. BJP leader Om Birla elected as Speaker of Lok Sabha for the second term. The Delhi court sentenced Chief Minister Arvind Kejriwal to CBI custody for 3 days in a money laundering case. 3 terrorists killed in an encounter with security forces in Jammu and Kashmir. Foreign Minister S. Jayashankar meets Myanmar's Deputy Prime Minister U Tan Shui, raises concerns over impact of violence on border security. Outgoing Dutch Prime Minister Mark Rutte to be the next Secretary General of NATO. And in sports, Hockey India announces 16-member squad for Paris 2024 Olympics.
Senior BJP MP Om Birla was today elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha for the second consecutive term. He was elected with voice vote as the opposition did not press for voting in the House for its candidate, Congress MP K. Suresh. After his election, Prime Minister Narendra Modi, Leader of Opposition Rahul Gandhi and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju escorted Mr. Birla to the chair of the Speaker. Earlier, when the House met this morning, Prime Minister Modi and 12 other NDA leaders moved the motions to elect Mr. Birla as the Speaker. In his address, he asserted that enriching parliamentary values and democratic traditions will be his priorities. केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। Congratulating Mr. Birla on his election, Prime Minister Narendra Modi said history is being made today with the re-election of Mr. Birla for the second time. अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। Leader of Opposition Rahul Gandhi also congratulated Mr. Birla, saying that this House represents the people's voice. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, to represent the voice of the people of India. Because, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard. Later, the Speaker recalled the imposition of emergency on the 25th of June 1975, saying the House strongly condemns it. He appreciated the determination of all those people who opposed the emergency, fought against atrocities and fulfilled the responsibility of protecting democracy. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi said that he is glad that the Lok Sabha Speaker strongly condemned the emergency and highlighted the excesses committed during that time, and also mentioned the manner in which democracy was strangled. A Delhi court today sent Chief Minister Arvind Kejriwal to 3-day CBI custody hours after he was arrested by the agency in connection with a money laundering case. Earlier today, CBI, before producing Kejriwal in the Rouse Avenue court, arrested him formally. In a related development, Mr. Kejriwal withdrew his plea filed before the Supreme Court, challenging the interim stay ordered by the Delhi High Court on his release on bail in the money laundering probe related to now-scrapped Delhi excise policy. In Jammu and Kashmir, 3 terrorists were killed in an encounter with security forces in a forest area in Doda district today. Akashvani Jammu correspondent reports that the gunfight started in Bajaj village in Gandoh area of the mountainous district Doda this morning. Bodies of all 3 slain militants have been recovered along with some arms and ammunition, including 2 US-made M4 rifles and 1 Kalashnikov. A team of CBI today reached Oasis School in Hazaribagh, Jharkhand to investigate the NEET paper leak case. The CBI sleuths interrogated the principal of the school about various aspects related to paper leak. After interrogating, CBI took the principal with them for further questioning. The principal was the city coordinator of schools of Hazaribagh for NEET examination. The CBI team also quizzed officials of SBI Hazaribagh, where question papers were stored. Ministry of Labour and Employment has sought a detailed report from the Labour Department of the Tamil Nadu government after media reports claim that married women were not being allowed to work at Foxconn India Apple iPhone plant. The Office of Regional Chief Labour Commissioner has also been directed to furnish the factual report on the matter to the Ministry.
Home Minister Amit Shah today asserted that the government is firm in its commitment to make India a drug-free nation and is pacing towards achieving this goal with a whole-of-government approach. In a social media post, Mr. Shah stated that the government has adopted better coordination with bottom-to-top and top-to-bottom approach in the fight against drugs. He said the government is determined to completely eradicate drug addiction under the policy of zero tolerance against drugs. Ministry of Corporate Affairs has refuted recent reports claiming that Byju's has been cleared of financial fraud in an ongoing investigation by it. The ministry categorically clarified that such reports are factually incorrect and misleading. This is Akash. Laws, namely Bharatiya Nyaya Samhita 2023, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023 and Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023 will come into force from the 1st of July 2024. Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today discussed India's deep concern. Jaishankar met with Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Myanmar, U Tan Shwe, as it transited New Delhi today. The External Affairs Minister said India is open to engaging all stakeholders in addressing this situation. In a social media post, Dr. Jaishankar said he particularly flagged illegal narcotics, arms smuggling and trafficking in persons as priority challenges. He also sought cooperation for early return of Indian nationals trapped in Mayawadi. Heavy to very heavy rainfall is very likely along the West Peninsular coast during the next 3 to 4 days and over northeast India during 27th and 30th of June. Rainfall activity is likely to increase over northwest India with heavy to very heavy rainfall likely during 28th to 30th of June. The IMD said conditions are likely to become favorable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh and some more parts of Rajasthan during next 3 to 4 days. In Bihar, the southwest monsoon is advancing in western and southern part of the state at a slow pace. The Met Center at Patna has predicted that in the next 48 hours, monsoon will further spread in the areas which are reeling under sweltering heat conditions. We have more from our correspondent. Bihar is witnessing unequal distribution of rain pattern despite the onset of southwest monsoon in the state. Kishanganj, Araria and adjoining areas witnessed heavy to very heavy rainfall in the past 24 hours. The south central and southwestern part are still reeling under sweltering heat conditions. The Met Department has sounded orange and yellow alert for next 24 hours for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorm and lightning in West Champaran, East Champaran, Sivhar, Vaishali, Madhubani, Supol and Araria districts. Dharmendra Kumar Rai, Akashvani News, Patna. In Kerala, the IMD has issued an orange alert in 7 districts of the state indicating isolated heavy to very heavy rainfall. We have a report. Thiruvananthapuram, Pathanamthitta, Ernakulam, Idukki, Kozhikode, Kannur, Kasaragod and Wayanad districts are under orange alert, while all other districts are under yellow alert. As rain continues, severe waterlogging and widespread damage is being reported from many districts. Hilly regions and coastal areas are on high alert. Landslides are reported in Kottayam and Idukki districts. Ban on night travel, tourism and couriering is imposed in hilly regions. Shutters of Malankara, Kallarputty, Peringalkuttu, Aruvikkara dams have been opened due to heavy rains in the catchment area. Holiday has been declared for all educational institutions in the Pathanamthitta district. Fishermen are warned not to venture into the sea in the Kerala and Lakshadweep coast. Mayusha for Akashvani News from Thiruvananthapuram. In Tamil Nadu, the regional Met Department has predicted heavy to very heavy rain at isolated places over Nilgiris district and Ghat areas of Coimbatore district for the next 7 days. Heavy rain is also likely to occur at isolated places over Kanyakumari district and Ghat areas of Tirupur, Dindigul, Theni, Tenkasi and Tirunelveli districts. In Goa, the IMD has issued a yellow alert of heavy rainfall to very heavy rainfall with strong surface winds till June 29th at isolated places over the state. IMD has also issued warning of squally weather till June 28th and fishermen are advised not to venture along and off the South Maharashtra Goa coast during this period. The North Atlantic Council decided to appoint outgoing Dutch Prime Minister Mark Rutte as the next Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, NATO. The organization in a statement said Mr. Rutte will assume his duties as Secretary General on the 1st of October. NATO Secretary General is responsible for coordinating the alliance and is one of the organization's most important officials along with the chair of the Military Committee and the Supreme Allied Commander, Europe. In Tamil Nadu, the regional Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Nilgiris district and Ghat areas of Coimbatore district for the next 7 days. Heavy rain is also likely to occur at isolated places over Nilgiris district and Ghat areas of Tirupur, Dindigul, Theni, Tenkasi and Tirunelveli districts.
At least 22 people were killed in demonstrations that turned violent in Kenya yesterday as protesters speaking out against the new law proposal clashed with the police. The Kenyan National Commission on Human Rights today said that over 300 people have also been injured in the violence. Protesters took to streets to oppose a finance bill that aims to raise taxes on a wide range of items which they argue will exacerbate the economic hardships faced by citizens. In a growing concern, NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore are stuck at the International Space Station ISS as engineers continue to fix the Boeing Starliner spacecraft that will take them back to Earth. Originally slated to spend 8 days on the orbiting space laboratory, the astronauts reached the ISS on the 6th of June. 20 days later, NASA and Boeing leadership are still adjusting the return to Earth of the Starliner crew flight test spacecraft, which suffered a small helium system leak on its way. Now, according to a Boeing spokesperson, 4 of the 5 thrusters that were previously shutting down are operating normally. Sri Lanka has reached a final restructuring agreement for its external debt owed to its bilateral creditors. The island's nation's State Minister of Finance, Shehan Semashinge, said on a social media post that the final agreement has been reached on debt restructuring between Sri Lanka and the official creditor committee on the sidelines of the Paris Forum 2024 in France. The crisis-stricken island nation has defaulted on its external debt commitments in April 2022 during its worst ever economic crisis. Paraguay has become the 100th country to join as full member of the International Solar Alliance. External Affairs Minister said that Paraguay handed over the instrument of ratification during the meeting of Ambassador Fleming Raul Duarte of Paraguay with the head of Depository, Joint Secretary in the Ministry Abhishek Singh in New Delhi today. Hockey India today announced the 16-member Indian men's hockey team for Paris 2024 Olympics, scheduled from the 26th of next month to the 11th of August. The team, with 5 Olympic debutants, will be led by ace drag flicker and defender Harmanpreet Singh. Powerful midfielder Hardik Singh will be the vice-captain. The squad also features veteran goalkeeper P.R. Srijesh. The defence line includes Harmanpreet Singh, Jaganpreet Singh, Amish, Rohidas, Sumit and Sanjay. OVA in the bulletin as the Speaker of Lok Sabha for the second term. A Delhi court sends Chief Minister Arvind Kejriwal to CBI custody for 3 days in a money laundering case. 3 terrorists killed in an encounter with security forces in Jammu and Kashmir. Foreign Minister S. Jaishankar meets Myanmar's Deputy Prime Minister U Tan Shui, raises concerns over impact of violence on border security. Outgoing Dutch Prime Minister Mark Rutte to be the next Secretary General of NATO. And in sports, Hockey India announces 16-member squad for the Paris 2024 Olympics. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।